नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NISM म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। वी हैव वेरी फेमस एग्जाम फॉर NISM 5 फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। किसी को भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उन्हें ये एग्जाम पास करना ही होगा, देन ओनली ही विल बी एलिजिबल फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो बहुत सारे हमारे दोस्तों फ्रेंड्स ने पूछा था कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं कि ये NISM के लिए एग्जाम कैसे क्रैक करूं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस अराउंड इस वीडियो में अराउंड 30-35 क्वेश्चंस लाया हूं जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पता भी होंगे क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के बारे में। और ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाती है? तो NISM ही करवाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्क। तो ये सेबी ये एग्जाम टेक केयर करती है। आइए तो आज डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम NISM 5। दैट्स राइट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड वी नीड योर सपोर्ट एज वेल, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियो लाऊं सो दैट आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी मिल सके इससे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड? अगर हम बात करें तो what is real rate of return that investor gets after payment of all expenses? No. Return that investor gets after taxes? Return that the investor gets after adjusting the risk? Return that the investor gets after adjusting the inflation? This is the important thing. तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जब भी इन्वेस्टर को वापस पैसा मिलता है आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। सो राइट आंसर विल बी डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the interest rate in the economy increases, the price of existing bond increases, fluctuates, decreases. ये भी क्वेश्चन हमेशा रेगुलरली ये पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक increases, ठीक, interest rate in the economy increases, the price of existing bond, right answer will be decreases. So हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट रेट जब भी इंक्रीज करेगी, बॉन्ड की रेट घटेगी, और इंटरेस्ट रेट जब भी घटेगी, बॉन्ड की रेट बढ़ेगी। ये हमेशा रिवर्स वाइस वर्सा होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इकोनॉमी जब भी बढ़ती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस घटती ही घटती है, और जब एग्जिस्टिंग बॉन्ड की प्राइस घट रही है मतलब समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस। ये हमेशा अपोजिट में काम है। सो थर्ड क्वेश्चन, which among the following category of mutual fund have a fixed maturity date? ये क्वेश्चन भी रेगुलर पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड, इंटरवल फंड का एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा व्हाट इज ओपन इंडेड फंड, क्लोज इंडेड फंड एंड इंटरवल फंड। मैं इसका आंसर तो मैं बता ही दूंगा, मैं एक बेसिक्स बता देता हूँ क्या होते हैं। तो लेट्स सी इंटरवल फंड। इंटरवल फंड इज नथिंग बट combination of open-ended and closed-ended fund। इंटरवल फंड हो गए। ओपन एंडेड फंड क्या होता है? ओपन एंडेड फंड इज नथिंग बट कोई भी फंड हम कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दैट इज ओपन एंडेड। ETF इज ऑल्सो अ फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड हम लोग सिर्फ और सिर्फ NFO के समय ही खरीद सकते हैं। सो और तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है विच म्यूचुअल फंड हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। सो ओपन एंडेड फंड में तो हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, पर क्लोज एंडेड फंड विल बी द राइट आंसर। एंड क्लोज एंडेड फंड में हम कभी भी नहीं कर सकते, इसका मैच्योरिटी डेट फिक्स होता है। और ये हम कब खरीद सकते हैं? सिर्फ NFO के समय, जब कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्च होती है। सो फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट किस भी म्यूचुअल फंड की होती है? क्लोज एंडेड फंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, the transparency level in mutual fund are very low. State whether true or false.
the transparency level in mutual fund are very low. So the answer will be false. क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमेशा ट्रांसपेरेंसी लेवल हाई ही होती है, कभी लो नहीं होती ट्रांसपेरेंसी लेवल म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इसका हम हमेशा देखते हैं कि इसका चैट हम लोग के पास आती है, हम इसका सीट आते हैं कि हमारे पैसा जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड, वो म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजर जो होते हैं वो पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए। सो इट्स अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट कि कभी अगर मूवमेंट फ्लेक्सिबल कैप है, एक्टिव फंड है, तो एसेट मैनेजर हो वो फंड को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी वो करते हैं वो पूरा जो यूनिट होल्डर होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास वो पूरा इंफॉर्मेशन रहती है। सो इनका ट्रांसपेरेंसी लो म्यूचुअल फंड का कभी भी लो नहीं होता है, हमेशा हाई होता है। सो दिस आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट वन, म्यूचुअल फंड आर constituted as a trust in India. Who are the beneficiary of the trust? ये भी हमेशा पूछा जाता है। तो ये तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड इंडिया में एज अ ट्रस्ट रजिस्टर होते हैं, और ये ट्रस्ट कौन होते हैं? द राइट आंसर विल बी यूनिट होल्डर, not employee asset company, mutual fund distributor, trustee of mutual fund. No. The beneficiary of the trust will be unit holder. With which agency are the mutual fund distributor registered? बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में ही है, तो हमें एटलीस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें तो ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि पता ही होना चाहिए अगर हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करा है तो। विथ विच एजेंसी आर द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड? सेबी? नो। Fund accounting team? No. Depositor? No. Only Association of Mutual Fund in India. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा कहाँ रजिस्टर होता है? एसोसिएशन, जिसको एम्फी बोलते हैं। यू हैव हर्ड द नेम अबाउट AMFI, एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी and related instruments in the case of equity linked saving scheme ELSS? इसके बारे में तो हमें पता है, जो भी टैक्स पेयर होते हैं वो टैक्स बचाने के लिए अपना एक इक्विटी ELSS तो लेकर ही रखते हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन है मिनिमम परसेंटेज, जो भी हम इस ELSS म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो मेन परसेंटेज होता है वो कहाँ इन्वेस्ट होता है? इन्वेस्टेड इन इक्विटी, कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, बट कितना परसेंट? सो द राइट आंसर विल बी 80%। ये लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया? हमेशा पूछे जाते हैं और ये तो सबको पता है कि म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सेबी, Security and Exchange Board of India. Association of Mutual Fund? No. Asset Management Company? No. Board of Trustees of Mutual Fund? So mutual fund हमेशा सेबी रजिस्टर्ड रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड कैन बाय एंड sell security only on delivery basis. State whether this statement is true or false. Yes. क्योंकि म्यूचुअल फंड, जब भी म्यूचुअल फंड का फाइनल जब जो एनएवी होती है वो हमेशा ऑल टाइम हर मिनट पे चेंज नहीं करती, लाइक इन अदर कंपनी, लाइक आई एम गोइंग टू बाय TCS, सो द प्राइस, द शेयर प्राइस ऑफ TCS विल बी फ्लक्चुएटिंग whole day it will fluctuate, but for mutual fund if we are buying or selling on delivery basis only, so this will be true। इसके एंड ऑफ द डे में ही ये फाइनल होते हैं कि आज के एनएवी कितने होंगे। ये कभी भी हम लोग होल डे अलग अलग नहीं होता है, जैसे कोई भी कंपनी के शेयर प्राइस हर दिन पूरे दिन में फ्लक्चुएट होते हैं, बट यहाँ म्यूचुअल फंड जब भी हम खरीदते हैं या सेल आउट करते हैं तो वो डिलीवरी बेसिस पे ही। Which of the following statement is true with respect to celebrity endorsement for mutual fund? It's a common sense question, but थोड़ा सा हमें देखना होगा।
SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual fund. हो सकता है. SEBI has permitted celebrity endorsement for the promotion of individual mutual fund scheme. Individual mutual fund. Celebrity can endorse only NFO. No. Celebrity can endorse only ongoing mutual fund scheme. No. So the right answer will be 1. A. SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual fund. Nothing else. So इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है. सिर्फ ए है ऑप्शन जो कि ट्रू है. अदर ऑप्शन आर फॉल्स. Please read the scheme related documents carefully. Which document does this line refer to? अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदा है, definitely you have gone through this line. Please read the scheme related document carefully. ये कहाँ पे मेंशन होता है? Scheme information document and audit balance sheet of the asset management company, trust deed and key information memorandum, statement of additional information and future fact sheet, scheme information document and statement of additional information. Yes, this will be the right answer. Scheme information document and statement of additional information. इस document में it is clearly mentioned the above line. Please read the scheme related document carefully. चलिए next question. The NAV of scheme is disclosed on the website of. अब बताइए, दो ही ऑप्शन है. आरबीआई पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या फिर बोथ, या नाइदर ए और बी. तो किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी जो होती है वो कहीं ना कहीं तो हमें पता करना होगा, तो ये कहाँ पे डिस्क्लोज होती है. तो ये हमेशा एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे ही रिलीज करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं एनएवी. ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. So mutual fund का NAV कहाँ पे disclose होता है? Always displayed on the AMC website. How often should the key information memorandum scheme be updated? हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन है. हम लोग इसके स्कीम के बारे में सबको पता है. की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है व्हाट इज स्कीम. तो ये अपडेट होते हैं हमेशा. सो ये एटलीस्ट 6 महीने में. दिस विल बी द राइट आंसर. नॉट इन अ मंथ, नॉट इन अ ईयर, नाइदर नेवर, बट ये हर 6 महीना में अपडेट होते हैं. लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन. म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय डैप is required for becoming a mutual fund distributor. अभी मैंने स्टार्टिंग में जब ये वीडियो स्टार्ट किया था उसी समय मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम जो सर्टिफिकेशन होती है वो कौन सा कंडक्ट करवाती है, कौन? तो वो कंडक्ट करवाती है सेबी. सॉरी, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था एनआईएसए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. सेबी नहीं, एएमएफआई नहीं, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट नहीं. ओनली आंसर विल बी NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. एमएफडी का हमेशा एग्जाम यही कंडक्ट करो. और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या, अदर भी जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, नॉट फाइनेंस, सिक्योरिटीज से, तो वो सारा कुछ NISM ही करवाती है. इट्स अ पार्ट ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. उन्हीं का एक पार्ट है NISM जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है और कोर्सेज कंडक्ट करवाती है. So, next one. In what form do mutual fund distributor earn revenue? Please comment. बताइए इसका आंसर क्या होगा. अगर मेरे पास्ट वीडियो देखे होंगे, definitely you will be knowing all these answers. Commission from the mutual fund for the distribution of a scheme, fees collected from the investor, commission received from the Association of Mutual Funds in India, investment advisory fees from the mutual fund. So the right answer will be A, commission from mutual fund from the dis- di- distribution of the scheme. So the right answer will be A.
Let's go for next question. Next question is mutual fund distributor on no commission when the investor chooses to invest in direct plan state whether the statement is true or false. Yes. कोई भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कोई भी डायरेक्ट प्लान में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, if we are investing in direct plan, mutual fund distributor on no commission. Yes, this statement is true. जब भी हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड को कोई भी कमीशन नहीं मिलता है. अगर हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में करते हैं, अदर प्लान में करते हैं, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर गेट सम कमीशंस, बट इन डायरेक्ट प्लान नो. आइए नेक्स्ट. ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स. अब मैं बता दूं, ये अभी लगातार 2-3 क्वेश्चन आ गए ट्रू फॉल्स के, तो अभी ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहे हैं ना एनआईएसएम के, इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रू और फॉल्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. हमारे कुछ अभी फ्रेंड्स और कुछ बच्चे लोग एग्जाम दिए भी थे. दे वर गिविंग, दे आर आस्किंग मल्टीपल ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस. इवन दे आर गिविंग सम tricky type questions and they are just giving one statement and they are asking whether it is true or false. So आइए चलिए ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ भी गया, ऑलरेडी हमने एक सॉल्व किया. ये तो क्या ओनली इंडिविजुअल आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड? नहीं, इट्स रॉन्ग. बैंक भी करती है, एमसी कंपनी, बहुत सारे हैं. सो हियर इट इज मेंशन ओनली इंडिविजुअल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं, सारे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक हो गया, अदर लोग भी, अदर कंपनीज भी हो गए. तो म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू चार्ज डिफरेंशियल एग्जिट लोड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. गुड क्वेश्चन. देखिए, एग्जिट लोड तो हमें पता है क्या होता है. जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं ईएलएसएस की, तो इसमें 3 इयर्स की बाउंडेशन होती है. 3 साल से पहले हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं ईएलएस फंड में. वैसे ही अगर किसी के लिए 1 साल की होती है कि 1 साल के पहले अगर हम पैसा निकालते हैं तो देयर विल बी चार्ज फॉर एग्जिट लोड, एग्जिट करने के लिए चार्ज होते हैं. तो ये कभी भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं करता. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. हाँ, एग्जिट लोड इस पे टेन्योर पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा और उसका मिनिमम एग्जिट लोड अज्यूम करते हैं 1.5% की एग्जिट लोड थी. अगर मैंने 1 साल से पहले विड्रॉ करना है तो वी हैव टू पे एग्जिट लोड. सो इट नॉट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इट डिपेंड्स ऑन फंड प्लान्स, इट डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड्स. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the maximum total expense ratio chargeable in case of index fund? सबको पता है. सब में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. 1% of daily net asset, 1.5% of daily net asset. It depends at the ETR changes in line with the size of scheme. Any amount that AMC may do. So right answer will be 1% of daily net asset. Next one. Redemption from which of the following mutual fund scheme would attract security transaction tax for an investor? STT. Security transaction tax. The right answer will be multi-cap mutual fund. Government security bond, no. Liquid fund, no. Overnight fund. So right answer will be multi-cap mutual fund. In case of capital gain from the mutual fund investment, tax deduction at source TDS is applicable for. तो हम लोग को TDS बहुत अच्छा से पता है, जो भी टैक्स पेयर हैं दे नो. For capital gain from the mutual fund investment, so TDS. For this, minor through no. Yes, the right answer will be NRI, non-resident of India. ये भी नहीं, ये. So the right answer for TDS, not non-resident Indian, NRI. Whose KYC needs to be completed in case of an application by a minor? अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का है, if he is a kid, then किसका केवाईसी करना होगा? क्योंकि मैं अपने बच्चे का भी खोल सकता हूँ. He is not अटेंड द एज ऑफ 18, तो किन्हीं ना किन्हीं का केवाईसी करना होगा. तो इसमें जो गार्जियन होते हैं, जो उनके ऑन बिहाफ पे पैसा पे कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो होते हैं, उनका केवाईसी होता है.
सो कोई भी माइनर के लिए उनका गार्जियन का केवाईसी होता है, नो कंफ्यूजन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम आफ्टर द डिविडेंड इज पेड आउट? ध्यान रखना है, जब डिविडेंड पे आउट हो गए तो हमें आंसर देखना है, और हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम ऑप्शन देखकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लिक कर सकते हैं, राइट? जस्ट अ मिनट। तो इसमें क्या बात हो रही है कि डिविडेंड पे आउट के बाद, सो आफ्टर डिविडेंड पे आउट, सो एक्स डिविडेंड एनएवी। तो हमें क्वेश्चन से भी बहुत सारे आंसर्स दिख जाते हैं। डिविडेंड इज पेड आउट, जब भी डिविडेंड पे आउट हो जाते हैं, कोई भी, जैसे हम नॉर्मली हम बात करते हैं कोई भी कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो वो डिविडेंड पे करने वाली कंपनी, तो जब भी वो डिविडेंड पे करती है तो उसका शेयर प्राइस घट जाती है, दैट इज आफ्टर डिविडेंड पे आउट जो शेयर प्राइस हो दैट डिविडेंड। तो यहाँ पे भी है एक्स डिविडेंड एनएवी विल बी द राइट आंसर। Net asset value of the scheme after dividend is paid, right? Next question. At what price the bonus unit issued to the unit holder? Price is decided by AMC in common with the trustees. The bonus unit are allotted free of cost at the prevailing NAV, at the prevailing NAV divided by the bonus ratio. The right answer will be the bonus unit आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कोई भी शेयर हम रखते हैं तो बहुत सारी कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो वो कुछ फ्री यूनिट या फ्री शेयर वो बोनस में प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी कुछ बोनस यूनिट हमें मिलते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जैसे ऑलरेडी मैं वो म्यूचुअल फंड खरीद रखा हूँ और वो म्यूचुअल फंड अनाउंस किया कि उन्हें कुछ यूनिट बोनस में दी जाएगी, तो दैट विल बी नॉट कॉस्टिंग एनीथिंग, दैट विल अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। Government security can be considered to be completely risk-free from default. State whether true or false. Just a minute. ठीक है। Government security can be completely risk-free from defaults. True. Which of the following type of analysis tracks the price and volume data related to trading in security? तो कोई भी सिक्योरिटी में ट्रेड करने के लिए हम लोग को किस चीज की एनालिसिस कर, किस चीज की डेटा की एनालिसिस? फंडामेंटल तो सब लोग करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वालिटी, सारा कुछ करते हैं, ऑल आर ओके। बट फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी, टेक्निकल एनालिसिस विल बी द राइट आंसर। An investor invested in scheme A when the scheme's NAV was 120 per unit. The investor redeemed the investor NAV 135, calculate the simple return. ये सिंपल मैथ कैलकुलेशन है, ठीक। NAV अभी कितनी थी जब मैंने खरीदा था? 120। Current NAV is 135. So what is the profit? So current NAV minus bought NAV. So 135 minus 120. So 15 unit I have gotten bonus. So simple return, we have to find the percentage. So 15 unit I have got. 15 unit by 120 unit into 100. This is the answer. We will cut this, then we will do this 150 by 12. That equal to 12.5%. So this will be the right answer. तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ, मैंने 120 रुपीज 120 पर यूनिट मैंने खरीदा, वो बढ़कर 135 पर यूनिट हो गया, तो हमें कितना? 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ?
तो 15 रुपए हमें 120 रुपए में 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ. सो वी विल कैलकुलेट इन दिस मैनर कि we have got a profit of 15 rupees per unit from 120. So we have to calculate in this way, 15 by 120 into 100. This will give the simple return. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन इन पीरियडिक रिटर्न इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम. इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में variance. This will be the right answer. Which of the following is measure of fluctuation in periodic return in an equity mutual fund scheme? ये ध्यान रखना है equity mutual में. So we will focus on variance. Next question. Which among the following is measure of risk adjusted return of mutual fund scheme? इसमें ध्यान रखना है. इसका आंसर क्या होगा बताएं. कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा. तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये ध्यान रखना है. इसका राइट आंसर विल बी द शार्प रेशियो. Not variance, not beta, no standard deviation. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम ये ध्यान रखना है किस मेजर से होता है. इसमें शार्प रेशियो. But the next one, which of the following cannot be considered for the purpose of selecting a scheme benchmark? The right answer will be D. Scheme past return. Do you want explanation? क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं. कभी भी हम ये क्या क्वेश्चन हमें ध्यान से रखना है. Which of the following cannot be considered for the purpose of selecting a scheme? कोई भी स्कीम को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये सब कौन सा पॉइंट नहीं रखना चाहिए. म्यूचुअल फंड की ऑब्जेक्टिव तो हमें देखना ही देखना है. स्कीम स्ट्रेटजी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इज इंपॉर्टेंट. स्कीम्स एसेट एलोकेशन पैटर्न वो भी इंपॉर्टेंट है. बट कभी भी हम पास्ट रिटर्न को देखकर कभी भी हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे या डिसाइड करेंगे या सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न. कभी नहीं पास्ट रिटर्न को देख के करेंगे. बट यहाँ क्वेश्चन है कैन नॉट बी कंसिडर्ड. सो द राइट आंसर विल बी डी. Once it is finalized, a mutual fund scheme benchmark cannot be changed at a later date. State whether it's a true or false. क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैं तो कभी भी चेंज कर सकता हूँ भाई. Once it is final, mutual fund scheme which cannot be changed at the later date. कभी ये पॉसिबल नहीं. This statement is false. Which of the following scheme category would be considered the least risky in terms of credit risk? Credit risk fund, corporate bond fund, gilt fund, dynamic bond. So the right answer will be gilt fund. For the investor to get a quick sense of the level of risk involved in a mutual fund scheme, SEBI suggested a simplified framework known as riskometer. ये तो सब. Yes, right answer will be riskometer. Next question. Passive funds are safe as the NAV of such funds do not go down even when the respective markets fall. State whether it's a true or false. It's a false. क्योंकि बात कर रहे हैं पैसिव फंड, डेफिनेटली इट्स अ सेफ. बट जब मार्केट वो डाउन होगी अप होगी इट डिपेंड्स. क्योंकि वो एक्टिव फंड नहीं है पैसिव फंड है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Which among the following scheme would have low risk of concentration? Focused fund? No. Thematic fund? No. Sector fund? No. Only multi-cap fund will be the right answer. क्यों?
विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम वुड हैव लोअर रिस्क, क्योंकि हम फोकस्ड फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो फोकस्ड फंड विल बी फोकसिंग ऑन एनी पार्टिकुलर sector. Like in sector fund, either it's a pharma, semiconductor, AI, बैंकिंग एटसेट्रा, बहुत सारा है सेक्टर फंड में। तो ये सब में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि द एनएवी टोटली डिपेंड्स ऑन द ओनली वन सेक्टर। फोकस्ड में जहां पे मैंने फोकस किया सिर्फ वहां पे डिपेंड करेगा। सिमेट्रिक फंड सिमिलरली, बट मल्टी कैप फंड यहाँ पे रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पे मल्टी कैप है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। Here the money is investment in large cap, small cap, mid cap, not. So multi cap, यहाँ पे रिस्क अपना बहुत कम होता है। Dash are close-ended debt fund। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि मैंने एक वीडियो बनाया है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड इंटरवल फंड पे। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल गेट दिस ऑल क्वेश्चन वेरी वेरी क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डैश आर क्लोज एंडेड डेप्ट फंड। क्लोज्ड एंडेड है, ओपन नहीं है, ओवरनाइट फंड नहीं, डायनेमिक नहीं, आरबीटी नहीं। सो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आर क्लोज एंडेड, क्योंकि ओपन एंडेड फंड इसमें हम कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं ओपन एंडेड में, बट क्लोज एंडेड में कभी भी बाय से नहीं कर। इसकी मैच्योर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान होती है, मैच्योरिटी डेट विल बी फाइनल। और क्लोज एंडेड फंड कब खरीद सकते हैं? ओनली ड्यूरिंग एनएफओ। सो आज का क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज मैंने 35-36 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इसमें। फिर मैं और बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी कुछ क्वेश्चंस को ऐड ऑन करूंगा जो कि उतना इंपॉर्टेंट है। पर इस 35 क्वेश्चन में आपको अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट करते हैं। भले आपकी शिफ्ट चेंज होगी, टाइमिंग चेंज होगी, पर ये सारे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली वो पूछते ही पूछते हैं म्यूचुअल फंड। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।